20वीं सदी की शुरुआत में सर्बिया में जन्मे इन्वेंटर निकोला टेस्ला ने मॉडर्न इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की शुरुआत की और आज की वायरलेस टेक्नोलॉजी का आधार उनकी सोच और उनकी खोज ही थी। उन्होंने ये कहीं लिखा था कि वो जटिल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम को किस अनोखी तरह से सुलझाते हैं। निकोला टेस्ला ने ये लिखा है कि वो किस तरह अपनी विजुअलाइजेशन यूज करके बड़ी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। उनका कहना था कि वो मोटर को विजुअलाइज कर पाते थे और फिर अपने दिमाग में मोटर को पिक्चराइज करते थे और उस पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करते अपने दिमाग में ही, और ये चेक करते थे कि मोटर में कहां गलती है और क्यों है। और वो ये सारी चेकिंग्स एक हिप्नोटाइज स्टेट ऑफ माइंड में जाकर अपने दिमाग में ही कर लेते थे। निकोला टेस्ला को इस बात पर पूरा यकीन था कि एलियंस वाकई एग्जिस्ट करते हैं। वो ये कहते थे कि वो ऑलरेडी दूसरी गैलेक्सीज में रहने वाले एलियंस के संपर्क में थे। टेस्ला को पूरा यकीन था कि वो दूसरी दुनिया के जीवों के संपर्क में रहते थे। उन्होंने ये बात दिसंबर 1900 में अमेरिकन रेड क्रॉस को लिखी चिट्ठी में भी लिखी थी। उन्होंने लिखा था, हमें दूसरी दुनिया वालों ने एक संदेश दिया है। वो संदेश बहुत ही रहस्यमयी और शायद कोई कोड है। उनका संदेश है 1, 2, 3। टेस्ला एक जीनियस थे और उनके दिमाग में कुछ फितूर था। वो जो भी करते थे उसमें नंबर 3 होता था। ये बहुत ही दिलचस्प बात है क्योंकि वो नंबर 3 एक तरह का सिंबल है। जब भी हमारे पूर्वजों ने ये कहा है कि वो किसी पावरफुल शक्ति के संपर्क में है जो उन्हें जानकारी देती है, ये बात हमेशा देखी गई है कि वो संदेश या जानकारी सिंबल्स या कोड्स में होती है। टेस्ला के लिए यह नंबर 3 इतना खास क्यों था? क्या प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरीज का ये मानना सही है कि ये एक क्लू है कि उन्होंने वायरलेस टेक्नोलॉजी इजाद कर ली थी और उससे वो अपने ब्रह्मांड में रहने वाले सलाहकारों से सलाह लेते थे? क्या इनकी तरह ही भारत के जीनियस श्रीनिवास रामानुजन भी दूसरी दुनिया के एलियंस के संपर्क में थे? वैसे तो रामानुजन स्कूल के एक साधारण विद्यार्थी थे, लेकिन उन्हें इतिहास का सबसे महान गणितज्ञ माना जाता है। उनके लिखे जर्नल्स के मुताबिक रामानुजन ये मानते थे कि सपनों में दूसरी दुनिया से आकर कोई उन्हें गाइड करता था, और वो थे नामगिरी नाम के हिंदू भगवान। नामगिरी रामानुजन के कुल देवता जैसे थे और उनका परिवार जो भी करता था उनका आशीर्वाद लेकर ही करता था। उनकी की गई लगभग सारी डिस्कवरीज के पहले वो सोने जाते थे, इस उम्मीद से कि उनके भगवान जिनकी वो पूजा करते थे सपने में आकर उन्हें रास्ता दिखाएंगे, और गहरी नींद में जाने के बाद वो बिल्कुल अलर्ट हो जाते थे के फॉर्मूले को हम डिकोड कर सकते हैं तो पता नहीं हम टेक्नोलॉजिकली क्या क्या कर सकते हैं। शायद कुछ भी करना नामुमकिन नहीं रहेगा। हम ऐसी चीजें इन्वेंट कर सकते हैं जो हमारी पूरी लाइफस्टाइल ही बदल देगी। क्या हमारे इतिहास के इतने सारे जीनियसेस का ये कहना कि उन्हें दूसरी दुनिया से इंफॉर्मेशन मिलती है एक इत्तेफाक हो सकता है? या फिर सोक्रेटिस, निकोला टेस्ला, श्रीनिवास रामानुजन जैसे हमारे इतिहास के दूसरे जीनियसेस अपने सपने और सोच के जरिए जिस दुनिया में जाते थे वो असल में ब्रह्मांड की एक एलियन दुनिया थी। एक ऐसी दुनिया जहां प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरीज के मुताबिक पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान है। अगर ये सच है तो ये ज्ञान वाला क्षेत्र ब्रह्मांड में कहां पर है? शायद इसका जवाब हमें एशिया में मिलेगा, एक प्राचीन हिंदू ग्रंथ के पन्नों में। एंकोर कंबोडिया यहाँ के उत्तर पश्चिमी जंगल में दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, एंकोर वॉट। कहा जाता है कि 12वीं सदी में बने इस मंदिर का डिजाइन माउंट मेरू के डिजाइन जैसा है, जो कि पौराणिक गाथाओं के मुताबिक ब्रह्मांड का एक पहाड़ है। हिंदुओं का ये मानना था कि वो पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है। इस मंदिर की दीवारों पर बहुत सी पत्थरों की सुंदर मूर्तियां बनाई गई हैं। सारी मूर्तियां हिंदुओं के महाग्रंथ महाभारत से संबंधित हैं। इस प्राचीन हिंदू देवगाथा में ये कहा गया है कि ब्रह्मांड में एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें ज्ञान का भंडार है, उसे आकाशिक रिकॉर्ड कहते हैं। आकाश एक संस्कृत शब्द है और आकाशिक रिकॉर्ड एक टर्म है
जिसका मतलब है कि आकाश में सारी इंफॉर्मेशन का रिकॉर्ड होता है। सारी इंफॉर्मेशन पहले से ही यूनिवर्स में प्री एग्जिस्ट करती है और हम उस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं अगर यूज करने का तरीका पता चल जाए। हमारे पूर्वजों को इस बात पर पूरा यकीन था कि आकाश में सारा ज्ञान मौजूद है। जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जो भी नॉलेज चाहिए, वो पहले से हमारे यूनिवर्स में रेडी है, बस उस तक पहुंचना है। कुछ कल्चर्स में कहा गया है कि ये इंफॉर्मेशन गॉड का हमें दिया हुआ गिफ्ट है और हम इस इंफॉर्मेशन को सपने और दूसरे जरिए से डाउनलोड कर सकते हैं। शायद मानव इतिहास के जीनियसेस भी इस इंफॉर्मेशन को डाउनलोड करते थे और उसे मानव सभ्यता की भलाई के लिए यूज करते थे। आकाशिक रिकॉर्ड को समझने के लिए हम उसे स्टार वॉर्स के फोर्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं। जैसे यूनिवर्स में एनर्जी का भंडार है, उसी तरह ब्रह्मांड में इंफॉर्मेशन का भी भंडार है। हमारे साइंस के लिए भी ये बिल्कुल नया क्षेत्र है जहां हम इस नॉलेज की फील्ड को समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या यह मुमकिन है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का गहरी सोच में जाना, जिसे वो थॉट एक्सपेरिमेंट्स कहते थे, दरअसल उन्हें आकाशिक रिकॉर्ड से कनेक्ट करता था? क्या हमारे इतिहास के सारे जीनियसेस को आकाशिक रिकॉर्ड से ही प्रेरणा मिली थी? अगर हाँ, तो ब्रह्मांड में ज्ञान का ऐसा क्षेत्र कैसे मौजूद हो सकता है? शायद इसका जवाब हमें एल्बर्ट आइंस्टाइन की एक थियरी में मिले। 1935 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक पेपर पब्लिश किया जिसमें उन्होंने क्वांटम एंटेंगलमेंट के बारे में लिखा था। उसमें लिखा था, एक पार्टिकल के दो हिस्से किए जाएं तो दोनों एक दूसरे से अलग होकर भी अलग नहीं होते, फिर चाहे वो एक दूसरे से जितना भी दूर चले जाएं। एक्सपेरिमेंट्स ने ये साबित किया है कि अगर स्पेस में एक पार्टिकल के दो हिस्से किए जाएं, तो वो फिर भी आपस में कनेक्टेड रहते हैं। अगर एक हिस्से की स्पिनिंग चेंज की जाए तो दूसरा हिस्सा अपने आप अपनी स्पिनिंग चेंज कर लेता है। हम सबको ये बात याद रखनी चाहिए कि हम सब लोग स्टार डस्ट से बने हैं। हमारी पूरी बॉडी ऐसे पार्टिकल से बनी है जो हमसे और दुनिया बनने से काफी पहले से एग्जिस्ट करते थे, और हम जिन पार्टिकल से बने हैं उस एक एक पार्टिकल में यूनिवर्स की नॉलेज छुपी है। हिप्नोटिज्म यानी सोच और सपने के जरिए दूसरी दुनिया में जाना, ऐसी कई बातें हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते और असामान्य घटना कहते हैं। और असामान्य घटना में ऐसी चीजें जैसे टेलीपैथी और रिमोट व्यूइंग शामिल है। रिमोट व्यूइंग एक प्रैक्टिस है जिसमें पूरी एकाग्रता से उन जगहों या चीजों को विजुअलाइज करने की कोशिश की जाती है जो बहुत दूर हैं। इसकी शुरुआत 1970 के दशक में यूनाइटेड स्टेट्स में हुई थी। उस प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट स्टारगेट कहा जाता था। उसमें लोगों को रिमोट व्यूइंग की ट्रेनिंग दी जाती थी। साइंटिफिक सेटिंग्स की मदद से रिमोट व्यूअर्स बिल्कुल अनजान चीजों को विजुअलाइज करते थे और फिर जहन में आई तस्वीर को कागज पर उतारते थे। यूएस गवर्नमेंट ने रिमोट व्यूइंग प्रोग्राम्स को स्पॉन्सर किया था। रशियन गवर्नमेंट ने भी, कई देशों की गवर्नमेंट ने ऐसे प्रोग्राम्स को बढ़ावा दिया था। रिमोट व्यूइंग एक्सरसाइजेस इसलिए किए जाते हैं ताकि इंसान जान सके कि चांद पर क्या हो रहा है या फिर मार्स पर क्या हो रहा है। रिमोट व्यूइंग एक साइंटिफिक प्रोसेस है और इसके रिजल्ट्स भी मिलते हैं। यूएस मिलिट्री रिमोट व्यूइंग प्रोग्राम एक साइंटिफिक प्रोसेस है और उसे करने के कुछ नियम हैं जो फॉलो किए जाते हैं। कुछ स्पेसिफिक साइंटिफिक टेक्निक्स यूज की जाती हैं, जिसमें रिमोट व्यूअर्स जो एक अलग दुनिया में खोए हैं उनसे सवाल पूछे जाते हैं और वो उस दुनिया में सवाल का जवाब ढूंढकर जवाब देते हैं। अगर आप फेमस जीनियसेस की बायोग्राफीज पढ़ें तो आप जानेंगे कि वो सब अलग तरीके से उस अलौकिक दुनिया में जाते थे। गवर्नमेंट रिमोट व्यूइंग जैसी प्रैक्टिसेस पर लाखों डॉलर्स क्यों स्पेंड करेगी अगर वो उनके लिए फायदेमंद साबित नहीं होंगी? तो उन्हें पता है कि अगर रिमोट व्यूइंग सक्सेसफुल हो गया तो उससे हमारे कई काम आसान हो जाएंगे। हम सभी ये जानते हैं कि हम उन्हीं पार्टिकल्स से बने हैं जिनसे यूनिवर्स बना है। तो हो सकता है कि कोई ऐसी एनर्जी है जो हमें यूनिवर्स से जोड़ती है और हम उससे कम्युनिकेट करके इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं।